हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री को टैकल कर सकते हो इजीली, और इस वीडियो में मैं कराऊंगी आपको असाइनमेंट्स जो कि केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैम 304 की सेक्शन डी की असाइनमेंट करवाने वाली हूँ। इसमें आपको एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लुईस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आप बिल्कुल बेसिक करोगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की, जैसे एक एक दो दो पेज कर रहे हो, ऐसे करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसमें आप डेफिनेशन करो, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करो, और एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल आप याद करके इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट, जो इस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाहर आपको क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिफाइन pKa वैल्यू, और ये कैसे आइडिया दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के बारे में, वो बताया गया है। तो जो pKa है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के, जो कि Ka होता है। ठीक है, तो अगर pKa लोअर आ रही है वैल्यू pKa की, विच मीन्स कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गर कब हुआ? जब वो ईजिली प्रोटॉन्स को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो pKa जो है वो हमें बताता है कब स्ट्रॉन्गर एसिड है या कब वीकर एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चंस का, वो है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये पूछा जाता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो इनका आपको बस रीज़न पता होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसमें रीज़न दिया गया है, तो आप इसको रीड कर लेना। अगर फिर भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिंग्स एम्पिरिकल रूल फॉर रैशनलाइजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ऑक्सो एसिड्स की, वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हो यहाँ से। अगर नहीं पता चलेगा तो आप पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि pKa वैल्यू आपने इसमें H3PO4 एंड H2SO4 की डिटर्मिन करनी है। तो यहाँ पे एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपको ये दिया गया है। ये शॉर्ट फॉर्म दी है, अगर आपको लॉन्ग फॉर्म से करना है इट्स अप टू यू, पर इससे भी आप पता कर सकते हो। और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमेशा क्या आती है? अलग आती है, बट नियर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज NF3 मच वीकर देन NH3। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो NF3 है वो वीकर बेस क्यों है NH3 से। तो हमें पता है कि जो बेस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स। तो NF3 वीकर बोला है, विच मीन्स कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर क्या होगा? कम होगा। तो फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और 3 प्रेजेंट है। 3 होने की वजह से वहाँ पे वो -I इफेक्ट शो करेंगे, और जिससे नाइट्रोजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेंगे और नाइट्रोजन को डेफिशिएंट कर देंगे, जिसकी वजह से ये वीकर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है NH3, PH3 एंड ASH3 की। तो इसमें भी सेम वही है, लोन पेयर के बारे में आपने बताना है। साइज़ को देख के आपने लोन पेयर किस तरीके से डिफ्यूज्ड है उसे देख के आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट भी आपका लुईस एसिड स्ट्रेंथ वगैरह पे है, जैसे BF3, BCl3, BBr3। तो ये जो BBr3 वाला है ये बैक बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट SnCl4 एंड GeCl4 एंड CCl4। तो ये साइज़ के बेसिस पे होगा कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन बतानी है इनके अंदर, NH3 एंड BF3 के अंदर। तो लुईस बेस कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, और वो फाइनली एक बनाता है एसिड बेस अडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि जो CO2 है वो एसिड है। तो ऑब्वियस सी बात है, CO2 एसिड कैसे है? क्योंकि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है, क्योंकि 2 उसके साथ क्या लगे हैं? टर्मिनल ऑक्सीजन्स लगे हैं। टर्मिनल ऑक्सीजन जो हैं दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो हैं बहुत ईजिली क्या कर लेंगे? खींच लेंगे, और कार्बन को क्या कर देंगे? डेफिशिएंट। इसीलिए ये जो लुईस एसिड है, जो CO2 है वो लुईस एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस द इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस डिटर्मिनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये आप बता सकते हो एग्जाम्पल देके। तो ये आपको थोड़ा सा -i और -r इफ़ेक्ट करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो वो भी दे दूँगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय सिम्बायोसिस इन एसिड बेस केमिस्ट्री विद वन सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये आपके लिए इसमें पता है क्या है, जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एसिड और बेस है इज़ नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, दैट दैट डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम। इसका मतलब क्या है कि जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है एटम की, वो डिपेंड नहीं, पहले से इनहेरिट नहीं हो रही है कि अगला भी एटम इनहेरिट होके हार्ड ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अब कोई भी साथ में लगा है ना, जैसे एटम मान लो सॉफ्ट लगा है साथ में, तो वो उसको सॉफ्ट कर दे रहा है, जो पूरा है ना, पूरा कंपाउंड है ना, उसको वो सॉफ्ट बना दे रहा है, ठीक है। पूरे अडक्ट को वो सॉफ्ट बना दे रहा है। मतलब जो साइड का सब्स्टिट्यूएंट एटम है वही डिसाइड कर रहा है कि कोई भी एसिड और या बेस जो है वो सॉफ्ट कब होगा और हार्ड कब होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा करने की नीड नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसको कर लेना डेफिनेशन वगैरह। और बाकी बॉर्डर लाइन हार्ड और सॉफ्ट कौन से होते हैं, BF3 हार्ड एसिड है, BH3 सॉफ्ट एसिड है। एग्जाम्पल जो है वो याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे यहाँ पे बताया गया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड और बेसिस की, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और स्टीरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है -i इफेक्ट भी होता है, कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उसको डेफिशिएंट बना रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। I पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को देना। और नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट में +r और +r और -r, +i और -i की तरह ही है। अब स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है, स्टीरिक इफेक्ट क्या है कि जो साथ में सब्स्टिट्यूएंट एटम लगा हुआ है ना, वो मेन जो सेंट्रल एटम है उसको पूरे तरीके से कवर कर देगा, और जो भी उसका इफेक्ट है उसको वो पूरी तरीके से रिड्यूस कर देगा। तो ये हम पढ़ते हैं स्टीरिक इफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकाउंट फॉर बेसिक करेक्टर ऑर्डर। इसमें सबसे ज़्यादा दिया गया है R3N के लिए। तो हमें पता है कि बेसिक करेक्टर उसका ज़्यादा होगा जिस पे लोन पेयर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, और हम जानते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो 3 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स वाला विद वन एग्जांपल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी अच्छे से करना है। जो इसमें दिया है यही करना है, कंटेंट इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रीजंस ट्राई मिथाइल अमाइन इज़ मोर बेसिक देन अमोनिया, मिथाइल पायरिडिन इज़ वीकर बेस देन पायरिडिन। तो आप लोगों को पता ही है कि जो ये ट्राई मिथाइल अमाइन है, इसके अंदर 3 क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हैं। एज वी ऑल नो अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है उसको ज़्यादा लोन पेयर्स की डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, और NH3 के कंपैरिजन में। और मिथाइल पायरिडिन में भी तो सेम यही केस हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास HSAB प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ ही जुड़ के एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर मान लीजिए हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस जुड़ गया है तो वो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिए गए हैं, इसको आप याद कर सकते हो। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो इसके ऊपर भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन विद द स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स यूजिंग HSAB विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको स्टेबिलिटी बता दी गई है कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ जुड़ के ही एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर वो हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ गया तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन लक्सफ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसमें है कि जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर हैं वो एसिड होते हैं, और जो ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं वो बेस हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो ये आप याद कर सकते हो, विद एग्जांपल करना है इसको भी याद, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आपके पास हार्ड एसिड और हार्ड बेस इंट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक इंट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि जो आयनिक साइज है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड एसिड और हार्ड बेस कोवलेंट इंट्रैक्शंस जो हैं आप इसके थ्रू कर सकते हो। दैट इज़ इट। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर कोई भी नहीं आएगा आपको। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको और एक्सटेंड में एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बना के दे दूँगी। बाकी यही क्वेश्चन आप करोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और यही नोट्स करो, इसी तरीके से अटैम्प्ट करना। बाकी उसमें अगर आपको इजी वर्डिंग चाहिए और इजी वर्डिंग चाहिए तो आप बुक की हेल्प ले सकते हो या कहीं से आप हेल्प ले सकते हो। बट ये क्वेश्चन करोगे तो आपके ईजिली सब कुछ हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके।